नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फाइलम सिलेंटेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइलम सिलेंटेटा, जैसा कि देखो सिलेंटेटा प्रारंभिक काल के अंदर, यानी प्रारंभिक काल में हम बात करते हैं अगर फाइलम सिलेंटेटा की, तो प्रारंभिक काल में इन्हें स्पंज के समान माना जाता था। स्पंज यानी जिसके बारे में हमने पहले स्टडी की है, इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइलम पोरिफेरा करवाया था, जिसमें सभी क्या पाए जाते हैं, यानी पोरिफेरा संघ के सभी प्राणी क्या कहलाते हैं, स्पंज कहलाते हैं। तो प्रारंभिक काल में इन्हें स्पंज के समान माना जाता था। लेकिन सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनकी विशेष प्रकार की अगर हैबिट की बात करें तो उनकी एक खास बात यह है कि सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में डंक मारने की प्रकृति पाई जाती है। डंक मारने की प्रकृति पाई जाती है। इसके अलावा सिलेंटेटा संघ के बारे में अगर बात करें तो सिलेंटेटा संघ को अरस्तु नामक वैज्ञानिक के द्वारा एकेल्फी या निडा नाम दिया गया। अरस्तु के द्वारा इसे एकेल्फी या निडा नाम दिया गया। अगर हम बात करें सिलेंटेटा फाइलम, तो देखो सिलेंटेटा के बारे में सिलेंटेटा शब्द जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया, इट इज गिवन बाय ल्यूकॉर्ट। सिलेंटेटा संघ के प्राणियों की का एक मुख्य लक्षण है कि इनमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है पॉलिप और दूसरी अवस्था होती है मेड्यूसा। यानी कि इस संघ के प्राणियों में पॉलिप और मेड्यूसा अवस्थाएं दोनों पाई जाती हैं। तो ये है सिलेंटेटा के बारे में क्लासिफिकेशन कि सिलेंटेटा को प्रारंभिक काल में किस नाम से, प्रारंभिक काल में किसके समान माना जाता था, स्पंज के समान माना जाता था। और इनमें क्या किस चीज की प्रकृति पाई जाती है, डंक मारने की प्रकृति, यानी नेटल लाइक। और अगर बात करें तो अरस्तु ने इन्हें क्या नाम दिया, एकेल्फी या निडा नाम दिया। आपको एक बात और बता दूं कि सिलेंटेटा जो है उसे एक अन्य नाम दिया जाता है जिसका नाम है निडेरिया, क्योंकि इसे अरस्तु ने नाम दिया था, यहां पे अरस्तु ने इसे नाम दिया था एकेल्फी या निडा, जिस कारण इसे निडेरिया फाइलम भी कहा जाता है। निडेरिया फाइलम भी कहा जाता है। तो ये तो थी इसके जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में या हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सिलेंटेटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम सिलेंटेटा। यहां पे देखो हम जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले सिलेंटेटा जैसे पोरिफेरा संघ के सभी प्राणी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक काल में इन्हें किसके समान माना जाता था, स्पंज के समान माना जाता था। तो देखो इनका भी पहला कैरेक्टर क्या होता है, यह या इस संघ के प्राणी इस संघ के प्राणी जलीय होते हैं। इस संघ के प्राणी
जलीय होते हैं यानी कि एक्वाटिक होते हैं। और अगर हम बात करें इनमें से अधिकतर प्राणी समुद्रवासी, इनमें से अधिकतर प्राणी समुद्रवासी व कुछ एलवणीय व कुछ अलवण जलीय होते हैं। वह कुछ अलवण जलीय होते हैं। इसका पहला कैरेक्टर क्या हुआ कि सिलेंटेटा संघ के जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्या होते हैं, लगभग जलीय होते हैं। और इनमें से अधिकतर प्राणी तो समुद्रवासी होते हैं यानी समुद्रीय होते हैं और कुछ होते हैं अलवण जलीय। दूसरा कैरेक्टर देखो, इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री, अरीय समिति पाई जाती है। हमने पोरीफेरा के बारे में जब अध्ययन किया था तो हमने ये कहा था कि पोरीफेरा संघ के प्राणियों में भी क्या पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्योंकि देखो इसे स्पंज के समान या फाइलम पोरीफेरा के समान क्यों माना गया, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो कुछ क्या लगभग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किससे मैच करते हैं, फाइलम पोरीफेरा से। तो देखो इस संघ के प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है, जबकि फाइलम पोरीफेरा के संघ के प्राणियों में भी क्या पाई जा रही थी, रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी। इस संघ के प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है जो कि द्विअरीय समिति में, द्विअरीय समिति में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा कैरेक्टर देखो, यानी कि इस संघ के प्राणियों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जो कि बाई रेडियल सिमेट्री में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा कैरेक्टर कि इस संघ के प्राणी भी, इस संघ के प्राणी एकल यानी सॉलिटरी, निवई, निवई का मतलब कॉलोनीज में, और स्थानबद्ध होते हैं। एकल, निवई एवं स्थानबद्ध होते हैं। यानी इस संघ के प्राणी जो होते हैं वो सॉलिटरी यानी एकल रूप से पाए जाते हैं, कॉलोनीज मतलब एक विशेष प्रकार की कॉलोनी बना के भी रहते हैं, और किसी स्थान पर चिपके हुए होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो इस संघ के प्राणियों के अंदर यानी सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी हैं, इस संघ के प्राणियों को, इस संघ के प्राणियों से इस संघ के प्राणियों से व इस संघ के प्राणियों से यूमेटोजोआ, यूमेटोजोआ, यूमेटोजोआ क्या होता है, यूमेटोजोआ का मतलब होता है ई, इसमें देखो ईयू का मतलब होता है ट्रू यानी सत्य प्रकार का, और मेटाजोआ होता है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, यानी वे प्राणी जिनमें वास्तविक रूप से बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उन्हें हम कहते हैं यूमेटोजोआ। यानी इस संघ के प्राणियों से यूमेटोजोआ, जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक मेटोजोआ, वास्तविक मेटाजोआ की उत्पत्ति को माना जाता है। की उत्पत्ति को माना जाता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संघ के प्राणियों से यूमेटोजोआ या वास्तविक मेटाजोआ की उत्पत्ति को माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, इस संघ के प्राणियों में मैंने आपको बताया था कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें मुख के चारों ओर ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि आपको ध्यान रखना है। इस संघ के प्राणियों में अधिकतर पूछा जाता है कि फाइलम सिलेंटेटा की खासियत क्या है। तो फाइलम सिलेंटेटा संघ यानी फाइलम सिलेंटेटा या संघ सिलेंटेटा की खासियत ये है कि इस संघ के प्राणियों के माउथ पार्ट यानी मुख वाला जो भाग होता है उसके चारों ओर लंबे और पतले टेंटिकल्स पाए जाते हैं यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों में मुख के चारों ओर पतले एवं लंबे स्पर्शक पतले एवं लंबे स्पर्शक जिसको बोलते हैं टेंटेकल्स पाए जाते हैं। ये इस संघ के प्राणियों की विशेषता है कि इस संघ के प्राणी जो होते हैं उनमें मुख के चारों ओर पतले और लंबे क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो देखो इस संघ के प्राणियों में दो अवस्थाएं मैंने जैसा कि पहले बताया कि इस संघ के प्राणियों में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनमें से पहली अवस्था होती है पॉलिप अवस्था और दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है मेड्यूसा अवस्था। पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था यानी कि इनमें पॉलिप और जो मेड्यूसा अवस्था जो पाई जाती है, पॉलिप जो होती है वो कौन सी स्टेज है, मुख के चारों ओर जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मुख के चारों ओर जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं यानी स्पर्शक पाए जाते हैं, वो अवस्था तो कौन सी होगी, पॉलिप अवस्था होगी। मेड्यूसा अवस्था की अगर हम बात करें तो मेड्यूसा अवस्था जो होती है इनमें मुक्त प्लावी यानी फ्री स्विमिंग या प्याले घंटी के समान होती है, घंटी सदृश घंटी के समान दिखाई देने वाली जो संरचना होती है वो क्या होती है, मेड्यूसा अवस्था होती है। यानी कि इस संघ के प्राणियों में दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, एक होती है पॉलिप अवस्था और दूसरी होती है मेड्यूसा अवस्था। पॉलिप अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र छोर पर यानी कि एंटीरियर पार्ट पर मुख के चारों ओर क्या पाए जाए, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं यहाँ पे पॉलिप अवस्था, जिसके अंदर एक अलैंगिक जूओइड्स पाया जाता है, जिसमें क्या होता है एक अलैंगिक जूओइड्स पाया जाता है, एसेक्सुअल जूओइड्स, अलैंगिक जूओइड्स पाया जाता है। जबकि मेड्यूसा अवस्था की बात करें तो इनमें लैंगिक जूओइड्स पाया जाता है, इनमें लैंगिक जूओइड्स पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पे हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर चलते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है सिलेंटेटा फाइलम का, कि सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में, सिलेंटेटा संघ के प्राणियों में कुछ विशेष प्रकार की अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की इंटेरेस्टिशियल
इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर अंतराली कोशिकाएं। इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार दंश कोशिकाओं में, जो कि आवश्यकता अनुसार दंश कोशिकाओं, जनन कोशिकाओं आदि में परिवर्तित हो जाती है। आदि में परिवर्तित हो सकती हैं। देखो, इस संघ के प्राणियों की एक खास बात क्या है? इस संघ के प्राणियों की एक खास बात यह है कि इनकी उपकला कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार दंश कोशिकाओं यानी जिनको हम बोलते हैं निमेटोब्लास्ट सेल्स या निमेटोसिस्ट सेल्स में चेंज हो सकती हैं, या ग्रेनुलर सेल या फिर जनन कोशिकाओं जर्मिनल सेल्स में चेंज हो सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो देखो इस संघ के प्राणियों में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि ये इस संघ के प्राणी एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके यहाँ पे ये जो 6 नंबर कैरेक्टर जो लिखा है, जिसमें पॉलिप और मेडुसा दो अवस्थाएं बताई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या बहुरूपता कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इस संघ के प्राणियों में क्या पाई जाती है? बहुरूपता पाई जाती है। अर्थात इस संघ के प्राणियों में दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक पॉलिप और दूसरी मेडुसा। पॉलिप अवस्था में स्वतंत्र छोर पर मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इनमें एक अलैंगिक जीवक पाया जाता है, जोइड्स को बोलते हैं, जीवक पाया जाता है। इसी प्रकार मेडुसा अवस्था की बात करें तो मेडुसा अवस्था जो होती है वो मुक्त प्लावी घंटी सदृश्य या प्यालेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में होती है, या प्यालेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में होती है, और इनमें भी एक जीवक पाया जाता है जिसका नाम है लैंगिक जोइड्स। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं, यानी कि फाइलम सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, उनमें दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणियों में दो स्तर पाए जाते हैं। एक होता है एक्टोडर्मिस और दूसरा होता है एंडोडर्मिस। पहला है एक्टोडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं बाहर वाला पार्ट, और दूसरा है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को गैस्ट्रोडर्मिस भी कहा जाता है। तो देखो, इस संघ के प्राणियों में, यानी इस संघ के प्राणियों का जो निर्माण होता है वो दो स्तरों से मिलकर होता है, जिसमें से एक को कहा है एक्टोडर्मिस और दूसरे को कहा है एंडोडर्मिस। नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें कि फाइलम सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, उनमें नेक्स्ट कैरेक्टर है कि सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, सिलेंटेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, इनमें पाया जाने वाला जो तंत्रिका तंत्र होता है, इस संघ के प्राणियों में पाया जाने वाला जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो मिलकर एक जाल के समान संरचना बनाता है, एक
जाल के समान संरचना बनाता है। यानी नर्वस सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि इनमें नर्वस सिस्टम के अंदर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जो कि किससे मिलकर बनेगा, नर्व सेल्स से। यानी कि इस संघ के प्राणियों के तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, वो मिलकर एक जालनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका जाल, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका जाल या नर्व नेट। नर्व नेट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो इस संघ के प्राणियों में भी, इस संघ के प्राणियों में भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में भी लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों के संलयन से होता है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया द्वारा दो युग्मक आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। और दूसरा जो है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, अलैंगिक जनन जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन में किसी भी जीव का निर्माण किसी विशेष प्रकार से होता है। जैसे कि अलैंगिक जनन जो होता है, इनमें द्वितीय विखंडन या फिर हम बात करें मुकुलन, इनके माध्यम से इनमें क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। यानी कि इस संघ के प्राणियों में जो जनन पाया जाता है अलैंगिक और लैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन मेनली तो किसके द्वारा होता है, इनमें मुकुलन की प्रोसेस के द्वारा होता है। मुकुलन को बोलते हैं इंग्लिश में बडिंग की प्रोसेस। बडिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्राणी के शरीर में से एक बड का निर्माण होना, एक विशेष प्रकार का ऑर्गन्स का बाहर निकलना, जिससे एक संपूर्ण जीव का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे कहते हैं मुकुलन की प्रक्रिया। यानी कि ये मान लो कोई प्राणी है, इसके समान ही यहाँ पे अगर कोई अंग विकसित हो जाए तो इसे बोलते हैं बडिंग। और इस पार्ट से किसी न्यू ऑर्गन्स का या न्यू प्लांट का या न्यू एनिमल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे देखो इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट कैरेक्टर होता है कि इस संघ के प्राणियों में पीडी एकांतरण पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में पीडी एकांतरण पाया जाता है। पीडी एकांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, यानी कि अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो इस पीढ़ी के यानी जो इस संघ के प्राणी हैं उनके अंदर इस संघ के प्राणियों में अनुदैर्ध्य, इस संघ के प्राणियों में अनुदैर्ध्य पेशी तंतु पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर बोलते हैं इन्हें। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर, अनुदैर्ध्य पेशी तंतु पाए जाते हैं। तो यहां पे हमने बात की इनके कैरेक्टर्स की कि इस संघ के प्राणियों में किस प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। और मैं आपको इसके लास्ट कैरेक्टर के बारे में बता देता हूं
कि इस संघ के प्राणियों में पाचन की प्रक्रिया जो है, डाइजेशन की प्रोसेस, इस संघ के प्राणियों में पाचन की क्रिया अंतःकोशिकीय, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर वह बाह्य कोशिकीय प्रकार की पाई जाती है। अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय प्रकार के पाचन यानी डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी पाया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में पाचन की क्रिया अंतःकोशिकीय व बाह्य कोशिकीय प्रकार की पाई जाती है। तो ये तो थे इसके जनरल कैरेक्टर। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो देखो यहां पे हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो देखो जो फाइलम सिलेंटेटा है, फाइलम सिलेंटेटा है उसे डिवाइड किया जाता है 3 भागों के अंदर। फाइलम सिलेंटेटा को 3 वर्गों के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है हाइड्रोजोआ, दूसरा आता है इसमें साइपोजोआ, सिलेंटेटा संघ के प्राणियों को कितने वर्गों में हमने डिवाइड किया है? 3 क्लासेस के अंदर या 3 वर्गों में डिवाइड किया है, हाइड्रोजोआ, साइपोजोआ और लास्ट जो है वो होता है एंथोजोआ। इसको आप साथ के साथ नोट कर लें, क्योंकि इसको क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो सिलेंटेटा संघ के प्राणियों को हमने डिवाइड किया कितने वर्गों में? 3 वर्गों के अंदर, जिसमें पहला जो है, पहली क्लास जो है या पहला वर्ग जो है वो हाइड्रोजोआ, दूसरा जो है वो है साइपोजोआ और तीसरा जो है वो है एंथोजोआ। अगर हम हाइड्रोजोआ की बात करें तो हाइड्रोजोआ को 5 गणों के अंदर डिवाइड किया जाता है। हाइड्रोजोआ को 5 गणों में डिवाइड किया जाता है। हाइड्रोजोआ के अंदर 5 गण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है हाइड्राइडा, दूसरा है मिलीपोराइना, तीसरा है स्टाइलेस्टेराइना, अगर हम चौथे की बात करें तो यहां पे चौथा है ट्रेकिलाइना, पांचवा जो इसका ऑर्डर है वो है साइफोनोफोरा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो है यानी जो ऑर्डर हाइड्राइडा है उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा। दूसरा जो आपका आता है दूसरा जो गण आता है या दूसरा जो ऑर्डर आता है मिलीपोराइना, इसका एग्जाम्पल है मिलीपोरा। थर्ड जो है इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है स्टाइलेस्टर के रूप में। फोर्थ जो है ट्रेकिलाइना और साइफोनोफोरा। ट्रेकिलाइना का एग्जाम्पल है जेरियोनिया, और लास्ट वन जो है इसका एग्जाम्पल है पॉर्पिटा। अगर हम बात करें साइपोजोआ की तो साइपोजोआ को भी इन्होंने यहां पे फर्दर डिवाइड किया है 5 गणों के अंदर। साइपोजोआ को भी कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 भागों में। सबसे पहला है स्टोरोमेड्यूसी,
दूसरा जो आता है वो है क्यूबोमेड्यूसी। इसके अंदर एक वर्ड मिल रहा है आपको मेड्यूसा, यानी मेड्यूसी वर्ड जो है वो मेड्यूसा से मिलकर बना है। तीसरा है कोरोनेटी, चौथा जो आपको मिलता है सीमियोस्टोमी और पांचवा राइजोस्टोमी। सीमियोस्टोमी और राइजोस्टोमी। राइजोस्टोमी का एग्जांपल है राइजोस्टोमा। राइजोस्टोमी का एग्जांपल क्या है? राइजोस्टोमा। और अगर बात करें सीमियोस्टोमी की, तो यहां पे जो सीमियोस्टोमी है उसके अंतर्गत आता है ओरिलिया, जिसकी छतरी के समान क्या होती है? संरचना होती है। और अगर हम स्टोरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी या कोरोनेटी की बात करें तो देखो यहां पे कोरोनेटी का जो एग्जांपल मिलता है वो है पेरिकोल्पा। पेरिकोल्पा। और क्यूबोमेड्यूसी जो है, देखो साइकोजोआ को हमने 5 ऑर्डर में डिवाइड किया है: स्टोरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनेटी, सीमियोस्टोमी और राइजोस्टोमी, जिसके अंदर राइजोस्टोमी का एग्जांपल राइजोस्टोमा हो गया, सीमियोस्टोमी का एग्जांपल है ओरिलिया, और अगर हम बात करें कोरोनेटी की तो पेरिकोल्पा जो है ये इसका एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं क्यूबोमेड्यूसी की तो क्यूबोमेड्यूसी का एग्जांपल है यहाँ पे क्यूबोमेड्यूसी। देखो क्यूबोमेड्यूसी का मतलब है इसमें मेड्यूसा अवस्था का पाया जाना, तो इसके अंदर टेमोया नामक, टेमोया जो है वो एग्जांपल होता है क्यूबोमेड्यूसी का। और ल्यूसिनेरिया जो एग्जांपल है वो किसका होगा? वो यहाँ पे स्टोरोमेड्यूसा का होगा। बात करते हैं जो एंथोजोआ की, तो देखो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नया टॉपिक लेके आएंगे। किसी टेक्निकल खराबी के कारण इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे जिसके अंदर जो एंथोजोआ है उसको हम आगे डिवाइड करेंगे फर्दर, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये हाइमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉच। धन्यवाद।